आज जो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो CIB का यूनिट है। उसमें नाम है मॉड्यूल ए का यूनियन बजट। तो जैसे इसका नाम है यूनियन बजट, इसका मतलब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से कोई मतलब इसका नहीं है। ये यूनियन बजट है। और ये जो बजट है, आपको पता है कि पहले जो था एक जिसको हम बोलते हैं एक आम बजट और दूसरा था रेलवे बजट। वो दोनों अलग अलग आते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने पिछले 2-3 सालों से इसको क्या कर दिया, मर्ज कर दिया है। अब रेलवे और जो ये आम बजट है ये एक ही साथ आता है और फरवरी में आता है, ठीक है। तो इससे क्या, ऐसा क्यों किया गया, इससे कि जल्दी से हम अगले साल के बारे में प्लानिंग जल्दी से कर लें। और जो भी 1 अप्रैल से हमें करना है, अगर हमारी पहली प्लानिंग पहले से रहेगी तो हम उसमें अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। जैसे हमने बताया यूनियन बजट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। बजट का मतलब होता है आने वाले समय के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना, ठीक है। आने वाले बजट वर्ड आते ही फाइनेंशियल हो जाता है, ठीक है। प्लानिंग बहुत तरह की होती है, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग है और एक कंट्री की फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो अगर हम इसमें बात करें तो 2 पार्ट में इसमें समझाया गया है। इसको क्या समझाया गया है, 2 पार्ट में। 2 पार्ट में इस तरह समझा। पहले मैं आपको पूरा समझा दूं, उसके बाद बुक पढ़ेंगे हम। अगर आप पहले मेरे साथ एक बार कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। जो भी कुछ इस स्लाइड में इस समय हो रहा है, सबसे मेन वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक रो खींच के एक कॉलम बना दिया है। और जो भी कंट्री में आता है हम उसको इनकम नहीं कहते, हम उसको बोलते हैं रेवेन्यू। इन टर्म्स ऑफ मनी, कहीं से भी कुछ भी आ रहा है। देखो, इनकम का मतलब तो क्या होता है, इनका मतलब होता है आमदनी। तो सरकार के पास पैसा केवल आमदनी या इनकम से नहीं आता, कई सोर्सों से आता है। अभी जब धीरे एलोबरेट करेंगे तो हमें ये बात पता लग जाएगी। तो पहली बात तो ये क्या है कि इसको बोलते हैं हम लोग रिवेन्यू। क्या बोलते हैं इसको, रिवेन्यू। और इधर जो है हमारे एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। जो रिवेन्यू होगा वही हम एक्सपेंडिचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं से रिवेन्यू आना मस्ट है। अगर रिवेन्यू आएगी तभी हम एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, ठीक है। और रिवेन्यू में मेजर 2 टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है रिवेन्यू रिसीट और एक होता है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट। तो रिवेन्यू को उन्होंने क्या करा, उस रिवेन्यू को एक रिसीट का नाम दिया और दूसरी रिसीट कौन सी बोली उन्होंने, कैपिटल। तो रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। और इन दोनों को एक तरह से अगर देखा जाए, पार्ट में डिवाइड किया जाए तो उसको रिसीट बोल देते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको रिवेन्यू बोल देता, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। तो रिसीट 2 तरह की होती है, एक तो रेवेन्यू की रिसीट होती है और दूसरी कौन सी है, दूसरी रिसीट जो है वो है कैपिटल। अब इसको अगर आप समझते हैं रेवेन्यू और इसको, तो आप बहुत अच्छी तरह से इस चीज को आगे बढ़ा पाएंगे। जब तक आप रिसीट को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे कि रेवेन्यू रिसीट क्या होती है और कैपिटल रिसीट क्या होती है, तब तक आप आगे अगर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला। केस स्टडी 5 या 10 मार्क्स की आती नहीं, 5 मार्क्स की आएगी। और कुछ इसमें से जो मैं आज मुंह से बोलूंगा, वर्ड्स बोलूंगा, उनको बहुत कॉन्सेप्चुलाइज करके देखिए, ठीक है। तो रिवेन्यू रिसीट जो होती है वो इस तरह की रिसीट होती है जो 1 साल में ही, 1 साल के लिए ही आ रही है। जो केवल 1 ईयर के लिए आ रही है तो उसको रिवेन्यू रिसीट बोलते हैं। और जो मोर देन 1 ईयर के लिए आ रही है उसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं। जो 1 साल के पर्पज के लिए आ रही है उसको 1 साल में कंज्यूम करना होता है। और जो 1 साल से ज्यादा पर्पज के लिए आ रही है उसको कैपिटल बोलते हैं, उसको ज्यादा समय में करते हैं। तो जैसे हमने यहां पर करा रिवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, ऐसे ही हम यहां पे रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर लेंगे। देखो, बुक में तो लीनियर लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाना यहां पे चाहता हूं। अच्छा, दूसरा, जब हम एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे तो एक्सपेंडिचर को उन्होंने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहां मैं केवल स्केलेटन बना रहा हूं, फिगर हम वहीं से पढ़ेंगे बुक से ही। पहला है नॉन प्लान और दूसरा है प्लान। तो अगर मैं बात करूं कुल मिला के इसमें कितने हेडिंग होते हैं, कुल मिला के 1,
2 3 4 5 6, ये 5 हेडिंग ही आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। और जो न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आपकी बुक में एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन मैं आज यहां पे एक एक्सरसाइज कराऊंगा आपको, ठीक है। बहुत डिटेल में अगर आपको इसको पढ़ना है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है तो इसका फिर हमारा डिटेल्ड जो वीडियो होता है, जो नॉर्मली 2-3 लेक्चर्स में पूरा होता है, वहां मिल पाएगा। लेकिन आज भी मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा कि आप उसको बहुत आसानी से समझ जाएं। बिल्कुल वो न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा मैं, आपके ऊपर है कि आप कितना उसको पकड़ पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या बात है, फिर एक बार रिवाइज करते हैं। रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट 2 काइंड की होती हैं, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। एक्सपेंडिचर भी 2 काइंड का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर को है फर्दर 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। जो ये एक्सपेंडिचर है उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है नॉन प्लान, दूसरा है प्लान। प्लान और नॉन प्लान को मैं समझाता हूं थोड़ा सा। देखो, प्लान में ये होता है, जो प्लानिंग कमीशन जिसको हम नीति आयोग बोलते हैं आजकल, वो जो भी प्लानिंग करता है, जो भी एक्सपेंडिचर के लिए प्लानिंग करेगा, उसको हम प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और अदर देन जो और एक्सपेंडिचर हैं उनको हम बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो प्लानिंग कमीशन की जो योजनाएं होती हैं उनके खर्चे को हम प्लान एक्सपेंडिचर। अब जैसे अचानक पाकिस्तान हम पे आक्रमण कर दे तो ये प्लान एक्सपेंडिचर नहीं है, ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है कि भाई करना ही करना है, ठीक है। अभी जैसे कोरोना आ गया तो ये अच्छा। जबकि प्लान एक्सपेंडिचर की बात बताऊं, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन है और इसी तरह के आपका जो समग्र शिक्षा अभियान है कुछ, तो या रोड के लिए कुछ है, या हाईवेज के लिए कुछ ऐसी प्लानिंग में प्रधानमंत्री सड़क योजना है, तो ये जो स्कीम्स में जो एक्सपेंडिचर होता है इनको हम प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जो नॉन स्कीम वाला होता है इसको हम बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कल जो बी का फर्स्ट पेपर का जो रिजल्ट आया है उसमें एक गर्ल हमारे वहाँ रेगुलर क्लास में थी, उनके जो है 79 मार्क्स आए हैं। रेगुलर क्लास में थी वो, उन्होंने 20-25 रेगुलर क्लासेस ली तो 79 मार्क्स आए हुए उनके फर्स्ट पेपर में, ठीक है। चलो, इतना क्लियर हो गया। अब इसके आइटम की बात करते हैं। कौन कौन से वो आइटम है जो इसमें कवर होंगे, वो कौन कौन से आइटम है जो इसमें कवर होंगे, ठीक है। तो उसमें बात करते हैं कौन कौन से आइटम है। देखिए, तो यहाँ पे जो रिसीट था, यहाँ पे जो रिसीट था मैंने बताया आपको, एक रेवेन्यू में ले लिया उसने, ठीक है। तो पहले रेवेन्यू रिसीट को कैसे किया उन्होंने, पहला किया है टैक्स और दूसरा किया है नॉन टैक्स। इसको मैं वापस वहां पे ले आ रहा हूं। पहला किया है टैक्स और नॉन टैक्स। तो अगर मैं कैटेगराइज करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पे क्या बोला उन्होंने, टैक्स और नॉन टैक्स। तो टैक्स और नॉन टैक्स, तो ए का हम लोग यहां पे 1 ऐसे देते हैं और बी ए का ही हम लोग ऐसे देते हैं। तो रेवेन्यू में भी 2 तरह की इनकम होती है गवर्नमेंट की, एक टैक्स से रेवेन्यू होती है, टैक्स किसी भी तरह का हो, अभी बात करेंगे, और दूसरी रेवेन्यू होती है किससे, नॉन टैक्स से, ठीक है। नॉन टैक्स की रेवेन्यू रिसीट और टैक्स की रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल की बात करेंगे तो नॉन डेट और डेट। तो रेवेन्यू रिसीट में हमने बोला कि एक टैक्स रेवेन्यू होती है, दूसरी होती है नॉन टैक्स रिसीट होती है। रेवेन्यू में 2 रिसीट हैं, टैक्स रिसीट। कैपिटल रिसीट में नॉन डेट और डेट रिसीट होती हैं। इसको देखते हैं आपकी बुक में, देखिए कैपिटल रिसीट में नॉन डेट रिसीट और डेट, इनके मैं एक एक आइटम को एक्सप्लेन करूंगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए। इनके मैं एक एक आइटम को एक्सप्लेन करूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। टैक्स, और इस टॉपिक में, इस चैप्टर में केवल यही है, इस चैप्टर में यही है कि आप इन आइटमों को समझें। अगर समझेंगे तो न्यूमेरिकल करेंगे और समझेंगे तो ही थ्योरी करेंगे। तो अब देखिए टैक्स में कौन कौन से, बहुत कॉमन से हैं लेकिन कुछ डिस्कशन करना बिल्कुल जरूरी। देखो, कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स को मैं दोनों को इनकम के रूप में ही मानता हूं। कॉरपोरेशन टैक्स का मतलब होता है कॉरपोरेट टैक्स, जो कॉरपोरेट पे लगता है। इनकम टैक्स किस पे होता है, इंडिविजुअल्स पे लगता है, ठीक है। क्लियर हो गई। अब अदर टैक्स एंड ड्यूटी, कुछ भी नहीं कहने की जरूरत है। कस्टम, एक्साइज, सर्विस टैक्स और
टैक्स ऑन यूनियन, ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई। टैक्स ऑन यूनियन टेरिटरी से मतलब क्या है? टैक्सेस ऑन यूनियन टेरिटरी से मतलब ये है कि जितनी यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनका खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। उनका खर्चा कौन उठाती है? गवर्नमेंट उठाती है। अगर गवर्नमेंट उनका खर्चा उठा रही है तो उनसे जो इनकम हो रही है, उनसे जो पैसा आ रहा है, उसको भी अपने पास रखेगी। अभी हम जब एक्सपेंडिचर में देखेंगे तो इनके लिए खर्चा भी करती है यूनियन टेरिटरीज के लिए, ठीक है। 4, 5, 6 जो आइटम है, इनको मैं अगर जीएसटी का नाम दे दूं तो कोई बुराई है क्या इसमें? आपको मालूम होगा कि अब जो है जितने भी टैक्सेस हैं उसको किसके परव्यू में लाया गया है? जीएसटी के। वो अलग बात है, अभी कई चीजों में एक्साइज अलग से लग रही है। जैसे लिक्वर पे अभी जीएसटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया है, पेट्रोल पे जीएसटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया है, तो कई सारी चीजें हैं वो, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो अब उसको जीएसटी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहां जितने भी इंडिया में जितने तरह के भी टैक्स लगते हैं, इंडिया में स्टेट टैक्स की बात बिल्कुल नहीं हो रही। अगर मैं स्टेट टैक्स में कोई बात करूंगा तो वो इसमें बिल्कुल शामिल नहीं है। इसमें केवल वो टैक्सेस शामिल हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। अच्छा, अब एक और बात है, जितना भी टैक्स के नाम से इनकम आती है उसमें से ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू में से नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड होता है, वो जो है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। और एक चीज और, स्टेट का शेयर। दो चीज माइनस होगी, एक तो क्या है? एनसीसीएफ, और दूसरा क्या है? स्टेट का शेयर। अब स्टेट का शेयर की बात बताते हैं। आपको पता होगा कि जितना जीएसटी होता है, अगर आप रिसीट उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी सेंट्रल का जीएसटी। जैसे अगर 9% और 9% है तो कुल मिला के 18% अगर लेती है टैक्स जीएसटी, तो उसमें सेंट्रल का और स्टेट का होता है। अब आया तो किसके पास? रिवेन्यू कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, रिवेन्यू कलेक्ट जो है सेंट्रल को गवर्नमेंट करती है, और उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट को उसमें से शेयर देती है। पहले जब ये सर्विस टैक्स नाम का आता था तो सर्विस टैक्स में ये पार्ट नहीं होते थे, जीएसटी आने से इसके क्या हुए? पार्ट हो गए। ठीक है, क्लियर हो गए बिल्कुल। चलो, और तो यहां ये टैक्स रिवेन्यू अभी हमारा क्लियर हुआ। हम इसमें स्लाइड में देख सकते हैं टैक्स रिवेन्यू हमारा क्लियर हो गया है। और टैक्स रिवेन्यू में हमारा एक दो चीजें माइनस भी होती हैं। एक होता है एनसीसीएफ वाला, और दूसरा माइनस होता है हमारा ये जीएसटी का शेयर, या जीएसटी बोल दें या स्टेट शेयर बोल दें, स्टेट का शेयर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नॉन टैक्स में। देखिए नॉन टैक्स में कौन सी रिसीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट, डिविडेंड और एक्सटर्नल ग्रांट। कौन सा आया? इंटरेस्ट, डिविडेंड और एक्सटर्नल ग्रांट। तो इंटरेस्ट रिसीट से क्या मतलब हुआ? इंटरेस्ट रिसीट से क्या मतलब हुआ? इंटरेस्ट रिसीट से मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट रिसीट से मतलब हुआ कि जो आपको ब्याज मिल रहा है। अब ब्याज कहां से मिलेगा आपको? इंटरेस्ट कहां से मिलेगा आपको? इंटरेस्ट आपने हो सकता है कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो, कहीं बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया हो, कहीं किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया हो, किसी भी तरह का अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे मिलने वाली इनकम आती है इंटरेस्ट रिसीट में, जो कि नॉन टैक्सेबल काइंड की होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला पॉइंट? डिविडेंड एंड प्रॉफिट। समझ लीजिएगा, एक एक आइटम, इस चैप्टर में दो पार्ट है, एक तो आइटमों को एक्सप्लेन करना, दूसरा न्यूमेरिकल पार्ट है। डिविडेंड क्या होता है? देखिए, डिविडेंड मिलता है उस आदमी को जिसने कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया हो, यानी शेयर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया हो, या उसकी किसी कॉरपोरेशन में, किसी कंपनी में हिस्सेदारी हो। तो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारे पीएसयूज कंपनी है, या उसमें कई चीजों में उसका हिस्सा भी है। तो जहां जहां उसका हिस्सा है तो प्रॉफिट के रूप में जो अर्निंग आती है, एक तरह से उसको डिविडेंड इनकम कहा गया है। ठीक है, इसका नाम डिविडेंड एंड प्रॉफिट है। डिविडेंड एंड प्रॉफिट, तो जहां पे बिल्कुल मालिक बन के काम कर रही है वहां प्रॉफिट है, और जहां पर उसने कुछ हिस्सा लगा रखा है शेयर के रूप में, तो वहां पर उसको डिविडेंड। अब देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज आ गई, एक्सटर्नल ग्रांट। यहां हम जब बता रहे थे, आपको एक्सप्लेन कर रहे थे कि रिसीट का मतलब क्या है। रिसीट का मतलब कोई इनकम नहीं है, रिसीट का मतलब आगम है, कुछ भी आ जाए। तो ग्रांट्स, अब ये ग्रांट्स क्या होती हैं?
ग्रांट्स जो होती हैं उन्हें वापस नहीं करना पड़ता। तो थर्ड कैटेगरी आ गई इसमें, कौन सी आ गई? ग्रांट। कौन सी आ गई? ग्रांट। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, देखिए अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब ग्रांट के अलावा भी भैया कुछ और आ सकता है जो टैक्स में नहीं है। ऐसी कोई भी रिसिट जो इंटरेस्ट डिविडेंड और ग्रांट से अलग है, इंटरेस्ट डिविडेंड और ग्रांट से अलग है, और उसको नाम दिया गया है अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। अब लास्ट वाला आइटम जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखो ये अगर मैं बात करूं कि जब हमने इसको देखा था तो दोनों तरफ देखेंगे। मैंने बताया था कि ये खर्चे में भी आता है और इसमें भी आता है। तो यहां देखिए कि ये जो एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों रिसीट्स हैं किसकी? यूनियन टेरिटरी की। और ये दोनों रिसीट्स दोनों कॉलमों में है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। तो अगर टैक्स टाइप की यूनियन से रिसीट आ रही है तो यहां आएगी, और नॉन टैक्स आ रही है तो यहां पे, ठीक है। अच्छा, अब लिखा हुआ है कि टोटल रिवेन्यू क्या होती है? टोटल रिवेन्यू होती है नेट टैक्स रिसीट और टोटल नॉन टैक्स रिसीट। नेट टैक्स रिसीट और टोटल नॉन टैक्स रिसीट। इंटरेस्ट रिसीट फिर से बता देते हैं बिल्कुल। इंटरेस्ट का मतलब यह है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, उन इन्वेस्टमेंट में जो भी इंटरेस्ट या ब्याज कमाती है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीट। अब हम बात करेंगे कैपिटल रिसीट की। क्या बात करेंगे? कैपिटल रिसीट की। तो कैपिटल रिसीट में अगर हम जाते हैं, ये आ गया हमारा रिसीट कैपिटल। देखिए ये 4 पेज का टॉपिक है और 5 से 7 नंबर का, 4 पेज का टॉपिक है, 5 से 7 नंबर का टॉपिक है अगर आएगा तो। अगर केस स्टडी नहीं आएगी तो 5 नंबर हटा लो, 2 1 नंबर का आ जाएगा। लेकिन केस स्टडी के साथ थ्योरी भी आ गई तो 7 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो अब आ गए हमारी कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट में जैसे मैंने बताया, एक है नॉन डेट और दूसरा है डेट। इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा आपको मैं। डेट का मतलब कर्जे से। तो क्या कर्जा का मतलब क्या हुआ? यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर्जा ले रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर्जा ले रही है। जीआईबी जब पढ़ा होगा तो आपने मनी मार्केट में कहीं पढ़ा होगा जरूर, ठीक है। तो क्या कह रही, कर्जा कैसे लेती है? देखो वो पहले नॉन कर्जे की बात करते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो रिकवरी एंड लोन एंड एडवांसेस, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रूप में समझिएगा। अब आप कहेंगे साहब रिकवरी ऑफ लोन, यहां तो कर्जा ले रही है, कह रहे यहां तो कर्जा ले रही है, तो रिकवरी कहां से आ रही है? तो कर्जा जब ले रही है तो रिकवरी कहां से आएगी? अरे कर्जा देती भी तो है, यानी डेट को देती भी है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्जा देती भी है, लेती भी है। पता लगा वर्ल्ड बैंक से ले लिया, एडीबी से ले लिया, ठीक है, तो आईएमएफ से ले लिया, तो इनसे कर्जा लेती है, तो उसको तो हम ले रहे हैं यहां पर। और ये कहां से आया? जो पहले दिया था, जो पहले दिया था। जैसे कहां किसको दे सकती है? वो स्टेट गवर्नमेंट को दे सकती है, अदर कंट्री को दे सकती है, अदर कंट्री को दे सकती है। तो यहां जो पहले से दिया था, यानी पहले उसके क्या थे? वो एक्सपेंडिचर में आएगा। किसमें? अब जब उसकी रिकवरी आ रही है लोन्स एंड एडवांसेस की, तो उसको हम नॉन डेट रिसीट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ो। मिसलीनियस कैपिटल रिसीट। मिसलीनियस कैपिटल, मिसलीनियस का मतलब है जो पैसा। अब मिसलीनियस कैपिटल रिसीट समझिए, मैं बताता हूं आपको कि कई बार क्या होता है, कोई कंट्री से या कहीं से कोई ऐसा पैसा आता, वो बोला भैया जो है भाखड़ा नागल डैम बना लो आप, रसिया ने पैसा दे दिया, ठीक है। तो वो कर्जे के रूप में नहीं दिया, उसने कहा बना लो, चाहे उसका कुछ हिस्सा हो सकता है उसमें, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट हो सकता है उसकी रिवेन्यू, लेकिन कर्जे के रूप में नहीं दिया। कर्जे के रूप में अगर देगा तो नीचे आएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पे डेट रिसीट में कौन से आए? मार्केट लोन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है? मार्केट से भी कर्जा उठाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? मार्केट से भी कर्जा उठाती है। तो हम बात किसकी चीज की कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि जो डेट रिसीट होती है, कर्जे वाली रिसीट, एक तो सरकार मार्केट से लेती है
एक लेती है शॉर्ट टर्म बोरोविंग। शॉर्ट टर्म बोरोविंग की अगर हम बात करें तो आईएमएफ की बात करते हैं। मान लिया आईएमएफ से पैसा उठाती है, आरबीआई से पैसा उठाती है, ठीक है। तो ये जो पैसा उठाती है वो शॉर्ट टर्म बोरोविंग के नाम से हो गया। अब एक आया, देखो यहां थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। यहां लिखा हुआ है एक्सटर्नल ग्रांट। क्या लिखा हुआ है? एक्सटर्नल ग्रांट लिखा हुआ है। और यहां लिखा था यहां तो एक्सटर्नल ग्रांट लिखा हुआ था और यहां लिखा था एक्सटर्नल असिस्टेंस। क्या लिखा हुआ है? एक्सटर्नल असिस्टेंस। इन दोनों में फर्क समझिएगा। देखिए, जो ग्रांट होती है, ग्रांट होता है नॉट टू बी अर्न्ड, और जो असिस्टेंस होता है, असिस्टेंस होता है टू बी रिटर्न। टू बी रिटर्न, तो टू बी अगर रिटर्न है तो इसीलिए इसको यहां पर डेट में लिया गया। टू बी रिटर्न होने की वजह से इसको उसमें डेट में लिया गया, ठीक है। अब आगे देखिए, सिक्योरिटीज इश्यूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग। ये क्या होता है इसको समझ लीजिए। जब गवर्नमेंट एनएससी, केवीपी, इंदिरा विकास पत्र एटसेट्रा कोई भी स्कीम्स निकालती है तो एक तरह से वो क्या कर रही है? डेट ले रही है। किससे ले रही है? डेट। और इसको बोलते हैं पब्लिक डेट। क्या बोलते हैं इसको? पब्लिक डेट। कभी कहीं डेफिनेशन कहीं आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? पब्लिक डेट। कौन सा डेट बोलते हैं? पब्लिक डेट। यानी सरकार मार्केट से ले रही है, सरकार आईएमएफ आरबीआई से ले रही है, सरकार किसी और कंट्री से भी ले रही है, सरकार पब्लिक से भी ले रही है। सरकार जो है प्रोविडेंट फंड का जो पैसा लेती है, प्रोविडेंट फंड का स्टेट गवर्नमेंट का जो अपने पास रखती है, स्टेट गवर्नमेंट जितना प्रोविडेंट फंड इकट्ठा करते हैं सरकार को देते हैं, फिर सरकार उसको वापस करती है, तो वो भी एक तरह का डेट है। और बची हुई उसके बाद बोलता है अदर रिसीट। अब ये नेट 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 क्यों लिखा हुआ? नेट का मतलब है लेन देन, दोनों मिला के लेन देन। कुछ उसमें से एडजस्टमेंट हो रहे हैं, कुछ सब्सिडी आ रही है, तो इस तरह की सारी चीजें उसमें एडजस्टमेंट में आ जाती हैं। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आ गई भैया एक्सपेंडिचर। अगली चीज क्या आ गई? एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर पे अगर बात होगी तो एक्सपेंडिचर में जैसा मैंने पहले बताया था नॉन प्लान, तो यहां बात हो रही है किसकी? एक्सपेंडिचर की। मैंने बताया था नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। क्या बताया था मैंने? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अगर हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो हमें सारे एक्सपेंडिचर को पहले समझना पड़ेगा। देखिए, अगर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को समझना है तो पहले मैं चार्ट के थ्रू आपको समझा देता हूं। ये यहां हमने बोला था कि जो नॉन प्लान के एक्सपेंडिचर है उनकी बात कर रहे हैं। अब नॉन प्लान कोई भी एक्सपेंडिचर आएंगे अगर, तो वो भी फिर अगेन रेवेन्यू और कैपिटल के फॉर्म में आएंगे। यानी ऐसे खर्चे जो विद इन 1 ईयर में, ऐसे खर्चे जो विद इन 1 ईयर में आप क्या कर देते हैं? ऐसे खर्चे जो विद इन 1 ईयर में आप वो करते हैं, और ऐसे खर्चे जो आप मोर देन 1 ईयर के लिए करते हैं, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, कोई एसेट्स खरीदते हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर काइंड के होते हैं। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हैं देखिए। नॉन प्लान में पहला उसने बोला इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्री पेमेंट प्रीमियम। क्या बोला उसने? पहला इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्री पेमेंट प्रीमियम। देखो, जब हम यहां इनकम की बात कर रहे थे तो हम यहां पे अपने उसमें बोल रहे थे कि रिकवरी ऑफ लोन होती है। देखो यहां बोल रहे थे ना, तो रिकवरी ऑफ लोन होगा तो उसके साथ क्या आएगा? इंटरेस्ट भी आएगा। तो यहां तो रिकवरी ऑफ लोन हो रहा था, रिकवरी ऑफ लोन में इंटरेस्ट भी आ रहा था। तो जैसे हम रिकवरी कर रहे थे ऐसे ही हम कहीं पे इंटरेस्ट का पेमेंट भी कर रहे हैं। जब हम रिसीट कर रहे थे तो वहां हम पेमेंट भी करेंगे किसी का, तो जब हम दूसरे को पेमेंट करते हैं वहां हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। और प्री पेमेंट प्रीमियम, प्री पेमेंट प्रीमियम क्या होता है? जितने भी इंश्योरेंस की प्रीमियम्स होती हैं, आपको पता है इंश्योरेंस की प्रीमियम जो होती है प्री पेमेंट होती है। इंश्योरेंस की प्रीमियम क्या होती है? प्री पेमेंट होती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है डिफेंस का। तो मैंने बताया था कि जब पाकिस्तान का अटैक हो जाए तो नॉन प्लान में डिफेंस का आया। सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडी देती है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो इसका मतलब क्या है? सब्सिडी अगर दे रही है तो वो भी हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
हर साल देती है और वो खत्म हो जाती है सब्सिडी। उसके बाद आता है ग्रांट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद क्या आ रहा है, ग्रांट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो अब जैसे ग्रांट हम ले रहे थे, जैसे ग्रांट हम ले रहे थे अदर कंट्री से, ऐसे ही हम दे भी रहे हैं किसको, स्टेट और किसको, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को। ठीक है। उसके बाद पांचवा है पेंशन। पांचवा क्या है, पेंशन। आप देखो पेंशन भी देती है गवर्नमेंट, तो पेंशन भी कौन सा एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू। अब ये जो मैं एक एक आइटम को बता रहा हूं, मैं आपको ये बताता हूं, आपका जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ऐसे आता है, आउट ऑफ दीज, क्वेश्चन कैसे आता है, विच कम्स अंडर दिस हेड, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब खर्चे की बात आई तो पुलिस पे कौन सा खर्चा करती है गवर्नमेंट, पुलिस पे कौन सा खर्चा करती है, जी हां, पुलिस पे करती है पैरा मिलिट्री जो कहते हैं उसको, या आप पैरा मिलिट्री के साथ साथ आपकी वो आती है दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, या यूनियन टेरिटरी में कोई पुलिस है, तो वो जो सारी पुलिस होती हैं उनका भी खर्चा कौन उठाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला है असिस्टेंस टू स्टेट फ्रॉम नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड। देखो वहां वो माइनस कर रहा था, आपने पीछे देखा था, आपने पीछे देखा था, यहां माइनस कर रहा है, यहां पे इस चीज को माइनस कर रहा था। वो कह रहा था कि भैया यहां जो जितनी भी टैक्स आएगी उसमें से वो खर्चा हटा देंगे, ठीक है, और यहां पे वो पैसा वहां से हटा के यहां खर्च कर रहा है, यहां पे क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है। तो यहां पे उसके नेशनल कैलेमिटी में जो भी खर्चा करता है, आपदा आती जैसे केदारनाथ में आई थी, इस तरह से। ठीक है। अब क्या है, इकोनॉमिक सर्विसेज हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा इकोनॉमिक सर्विसेज हैं। और इसमें से कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आउट ऑफ दीज विच इज नॉट द इकोनॉमिक सर्विसेज, तो कोई ऐसा नाम डाल देगा जो इसमें से नहीं होगा, इकोनॉमिक सर्विसेज हैं। ठीक है। अदर जनरल सर्विसेज हैं जैसे ऑर्गन्स ऑफ स्टेट्स, टैक्स कलेक्शन, एक्सटर्नल अफेयर, तो यहां पर भी कुछ वो खर्चे करता है। सोशल सर्विस की बात आती है, वो भी खर्चे करता है। अभी आपको पता है हम लोग कौन से खर्चे वो पढ़ रहे हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ रहे हैं, जो एक साल में खत्म हो जाते हैं। ठीक है। पैरामिलिट्री ऐसे है, देखो पैरामिलिट्री पे जो कंट्रोल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता है। पैरामिलिट्री में जैसे आपका आईटीबीपी है, आपका ये बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ है, असम राइफल्स है, ठीक है, एसएसबी है, ये सारी जो है इनको भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है। ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस बोली जाती है। ठीक। आगे देखो, और इसके बाद आया पोस्टल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पोस्टल डेफिसिट क्या होता है भैया। देखो जो इंडिया में जो पोस्ट ऑफिसेस हैं, पोस्ट ऑफिस एक तरह की सोशल सर्विस पे लगे हुए हैं और ये लॉस में रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, लॉस में। तो जब लॉस में रहेंगे तो इनको पैसा कहां से मिलेगा, जब लॉस में रहेंगे तो पैसा कहां से मिलेगा। तो जो ये पोस्टल डेफिसिट की बात आ रही है, तो पोस्टल डेफिसिट में बनाना, पोस्ट ऑफिस जो होते हैं वो लॉस में रहते हैं और इनका जो डेफिसिट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और इसको भी किस में माना गया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। उसके अलावा एक्सपेंडिचर और यूनियन टेरिटरी, देखो यूनियन टेरिटरी में भी विदाउट लेजिस्लेशन, माने एक तो होता है संवैधानिक खर्चे जो कानून में लिखे हुए हैं, एक होते हैं अदर खर्चे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेंसेस होते हैं जो लेजिस्लेशन में लिखे हुए और दूसरे होते हैं अदर खर्चे। ठीक है। अगला है अमाउंट मेट फ्रॉम नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड। तो यहाँ नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी फंड का भी जो है, एक तो यहाँ तो दिया स्टेट को गवर्नमेंट, और एक हुआ कि उस पे खुद खर्चा किया, एक तो दिया स्टेट को और एक किया खुद खर्चा। दूसरा है ग्रांट टू फॉरेन। देखो ग्रांट की जब बात आई थी तो हमने ग्रांट में यहां पर भी देखा था, ग्रांट यहां देखिए, यहां पर भी ग्रांट देखा था हमने, ये देखिए ये था एक्सटर्नल ग्रांट। तो वो ये कह रहा था कि एक्सटर्नल ग्रांट देती भी है और एक्सटर्नल ग्रांट लेती भी है। देखो ये देखो एक्सटर्नल ग्रांट लेती भी है, तो फॉरेन गवर्नमेंट से ग्रांट ले रही है। ठीक। अभी तो ठीक चल रहा है राहुल जी, थोड़ा देख लीजिएगा, मेरे तब ठीक चल रहा है।
अच्छा, अब क्या आया, नेक्स्ट आया कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको भी समझना आपको बहुत जरूरी। मैंने बताया कि भैया कि जो बड़े बड़े फाइटर प्लेन ले रही है गवर्नमेंट, ठीक है, राफेल ले रही है या कोई मिग-21 जो भी कुछ लिए थे पहले, तो डिफेंस के कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बड़े बड़े टनल्स बना रही है, कुछ कर रही है। अदर नॉन प्लान कैपिटल आउटले, तो जो ऊपर के जितने नॉन प्लान दिए उनमें से कोई खर्चा जो कैपिटल आउटले का है। और लोन्स टू पब्लिक एंटरप्राइज, आपके बैंकों को वो देती है, उसको जो पीएसयूज हैं उनको लोन दे रही है कुछ, तो वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक। अच्छा, एक यहां पर ये एट द रेट वाला सिंबल दिया था पिछले स्लाइड में, उसको समझ लिए। एक्सक्लूड रिकवरी ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम स्टेट लोन गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेट्रा। तो यहां पर क्या करिए, देखो जब यहाँ पे एट द रेट पढ़ रहे थे कि वो स्टेट गवर्नमेंट वाले लोन वो हटा दो, कह रही है नॉर्मल वाले जो आपने किसी को कॉमर्शियल लोन दिए हुए उनकी बात कर रही है। ठीक है, और जो रिसीट्स बोला, रिसीट में बोला रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट प्लस, ये जरा इसको समझिएगा ये क्या चीज है, ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस। ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस, देखो अगर आपका पिछली बार खजाना 50 करोड़ था, पिछली बार कितना था खजाना, 50 करोड़ था, और इस बार रह गया कितना करोड़, 20 करोड़, तो इसको हम ड्रॉ डाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ड्रॉ डाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी आरबीआई के पास मान लिया गवर्नमेंट का पैसा रखा हुआ था, उसमें से 1,75,000 करोड़ हटा दिया, तो वो उसके खर्चे हैं। पहले से जो बजट कहीं कहीं पे पैसा रखा हुआ था उसने, उस पैसे में से कुछ पैसे को विड्रॉ कर लेना। जब कंट्री का देश 1 अप्रैल को शुरू करे उसने अपने खाते, तो कंट्री के यानी कि देश के पास यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50 करोड़ रुपए थे, और जब वो बंद किया तो उसके पास 20 करोड़ निकले। तो इसका मतलब 30 करोड़ कहां गए? वो 30 करोड़, इसको ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बोलता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने रख दिया आपके उसमें, 1 मार्क्स क्वेश्चन। बोला जाता है कि फाइनेंसिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट कहां से होती है। क्या बोला जाता है कि भैया ये बताओ कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसका पैसा कहां से आता है। उसने बोला उसका पैसा साहब कहां से आता है, कर्जे से आता है। उसका पैसा कहां से आता है, कर्जे से आता है। उसका पैसा, ड्रॉ डाउन का मतलब यह है कि जो भी आपके पास कैश में पैसा रखा हुआ था ओपनिंग के समय और आज क्लोजिंग के समय कम हो गया, उसको बोलते हैं ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस। कैश बैलेंस का कम होना, और वो आपके लिए रिसीट का काम करता है, आपके हाथ में आता है पैसा वो। ठीक है, और ये जो मैंने बोला 1 मार्क्स का क्वेश्चन में बोल रहा हूं आपसे, ये वहां मिल जाएगा कि डेट रिसीट से आप क्या करते हैं। आप बोलेंगे डेट रिसीट से फाइनेंसिंग करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। जो आपका फिस्कल डेफिसिट है दैट इज इक्वल्स टू डेट रिसीट और ड्रॉ डाउन ऑफ कैश बैलेंस होता है। अब इसमें बात करते हैं प्लान एक्सपेंडिचर की। किसकी बात करते हैं? प्लान एक्सपेंडिचर की। किसकी बात करते हैं? प्लान एक्सपेंडिचर। तो अभी जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, इसमें नॉन प्लान में 3 एक्सपेंडिचर और है, थोड़ा छोटा लिखा हुआ देख लीजिएगा। कौन कौन से? एक तो है, मैं यहां बड़ा करता हूं, लोन देती है किसको? स्टेट को और यूटी को। तो आपके लिए खर्चे हैं, लेकिन कौन से खर्चे हैं? नॉन प्लान खर्चे हैं, नॉन प्लान खर्चे हैं। ठीक है, और इसी के अलावा देती है लोन फॉरेन गवर्नमेंट को, जैसे श्रीलंका वगैरह, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को लोन देती रहती गवर्नमेंट। ठीक है, नेपाल को और अदर्स। तो ये सारे आइटम जो यहां तक पढ़े हमने वो पढ़े नॉन प्लान के। किसके पढ़े? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के पढ़े। और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में दोनों आ गए, रेवेन्यू नॉन प्लान और कैपिटल। उसके बाद आता है प्लान एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्या आता है? प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? प्लान एक्सपेंडिचर में। प्लान एक्सपेंडिचर में अगेन रेवेन्यू और कैपिटल होता है। रेवेन्यू और कैपिटल होता है, जैसे मैंने सबसे पहली स्लाइड में आपको बताया था कि प्लान एक्सपेंडिचर हो या नॉन प्लान हो, देखिए
प्लान एक्सपेंडिचर में भी रिवेन्यू आएगा और प्लान एक्सपेंडिचर में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा प्लान में। अब प्लान में देखते हैं इनमें कौन कौन से आइटम है, ये देख लेते हैं। अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की करेंगे तो सेंट्रल के जो अपने प्लान होते हैं और सेंट्रल के जो असिस्टेंस होते हैं स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट प्लान्स को। अब कैसे, कोई मान लिया स्टेट गवर्नमेंट ने कोई प्लान बनाया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्ट कर रही है, खासकर से जो कंकरेंट लिस्ट में जो चीज़ें होती है, जैसे मान लिया सिक्योरिटी की बात आती है, क्या बोलते हैं इसकी, एजुकेशन की बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से को साथ लेके चलती है, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लान, सेंट्रल के प्लान के भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे उसने ब्रिज बनाए, ब्रिजेस बना दिए, रोड बना दी और रेलवे आ गया, ऐसे करके, ठीक है। और ऐसे ही क्या है, इनको असिस्ट भी करती है। तो प्लान एक्सपेंडिचर क्या हुए, रिवेन्यू प्लस कैपिटल, और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुए, टोटल प्लान और टोटल नॉन प्लान। ठीक हो गया, चलो आगे बढ़िए। अब यहाँ पे आते हैं 5 मार्क्स आपके। फिस्कल डेफिसिट हमने बताया, जो भी आप कर्जा लेते हैं, जो भी आप कर्जा लेते हैं उस कर्जे से फिस्कल डेफिसिट पूरा किया जाता है। जो भी आप कर्जा लेते हैं उससे आपका फिस्कल डेफिसिट पूरा होता है। चलो 5 मार्क्स पूरे करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आया है इनका, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। रिवेन्यू डेफिसिट देखो, जब हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था तो हमने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था, पहला वाला हमने रिवेन्यू नाम दिया था। पहला वाला नाम क्या दिया था, रिवेन्यू, चाहे वो रिसिट हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो। तो सिंपल सी बात है कि ये वाले आइटम, यानी ये हमने ए आइटम दे दिया, ये हमने बी आइटम दे दिया, तो सिंपल सा आएगा बी माइनस ए। क्या आएगा, सिंपल सा बी माइनस ए, कि भैया खर्चा माइनस आमदनी, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। और जो है कई सारे लोग जो है, कई सारी कंट्रियां जो है डेफिसिट कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। तो इंडिया का भी जो बजट सिस्टम है वो डेफिसिट बजट सिस्टम कहलाता है, ठीक है। इसका बहुत बेहतरीन वीडियो हमारे कोर्स में है, उसमें एक एक आइटम को करके बताया, ठीक है, और उसमें बड़े बोर्ड पे बता रखा है, पूरे फॉर्मूले लिख के सब कुछ करके, ठीक है। तो पहली बात ये आ गई क्लियर कि भैया रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, तो 1 नंबर यहां पक्का होता है आपका। दूसरा आता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। क्या था दूसरा, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। दूसरी बात क्या आ गई, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। तो अभी हमने पीछे फिस्कल डेफिसिट पढ़ा था। फिस्कल डेफिसिट में बोला कि जो भी इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स नेट ऑफ रिकवरी ओवर रिवेन्यू। अब देखो क्या बात है, रिवेन्यू रिसीट। तो टोटल एक्सपेंडिचर मैंने बताया था कि भैया ये जो ये वाला पूरा साइड है, ये वाला पूरा साइड ले लो, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर। और कहता है जो इधर वाला साइड है, इधर वाला ये साइड, इतने में से ये वाला रिवेन्यू वाला ले लो केवल। कौन सा वाला ले लो, रिवेन्यू वाला। कहता है कि टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना है, तो मैं पहले वाले फिगर में बताता हूं आपको इसको। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ये आ गया, इसमें से माइनस करो कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, कि पूरा एक्सपेंडिचर में से जब हम ये वाला पार्ट माइनस करते हैं, ठीक है। अब एक बार जरा बुक से देख लिए क्या कहता है। बोला टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स नेट ऑफ सब कुछ करके रिवेन्यू रिसीट में, ठीक है। तो एक तो आ गया रिवेन्यू रिसीट, दूसरा बोलता है एंड नॉन डेट रिसीट। और कौन सा बोलता है, ऑन एंड नॉन डेट रिसीट। आ जाइए वापस, क्या आ गए। तो वो ये कहता है कि पहले तो भैया इस वाले गोले को यहां ले आओ, एक आइटम हो गया। फिर कहता है इस आइटम को यहां ले आओ, बी आइटम हो गया, उसको माइनस कर लो। फिर कहता है नॉन डेट वाला, ये वाला नॉन डेट वाला, डेट वाला नहीं, ये वाला ले आओ, इसको हमने सी नाम दे दिया। तो
तो कौन सा रह गया? जो रह गया मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं, जो रह गया वो मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूं। देखिए ये भाई वो कह रहा है कि ये वाला, ये माइनस ये वाला माइनस ये वाला, तो कौन सा रह गया? ये पार्ट रह गया, और इसको हम बोल रहे हैं फिस्कल डिफिसिट। क्या बोल रहे हैं हम इसको? फिस्कल डिफिसिट। क्या बोल रहे हैं हम इसको? फिस्कल डिफिसिट बोल रहे हैं। और हमने ये भी बताया कि जो फिस्कल डिफिसिट होता है वो कर्जे से फाइनेंस होता है। जो फिस्कल डिफिसिट होता है किससे होता है? कर्जे से फाइनेंस होता है। तो हमने यहां बता दिया, देखो डेट से हो रहा है। देखो तो डेट का जो पार्ट है, यानी आपका जितना काम नहीं बन रहा है आप उसको कहां से पूरा करोगे? अल्टीमेटली कर्जे से पूरा करोगे। आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है तो ऐसे ही सरकार का जो भी काम नहीं बनता है तो उसको अपने डेट से पूरा करती है। और डेट कहां कहां से लेती है सरकार? डेट जो लेती है वो इतनी जगह से लेती है। यहां से देखो, डेट कहां से ले रही है सरकार? यहां से ले रही है। कहीं से भी डेट ले रही है, पब्लिक से ले रही है, किसी से ले रही है, कहीं से भी जो डेट ले रही है उस डेट से अपने कर्जे को पूरा कर रही है। ठीक हो गया? तो फाइनेंसिंग ऑफ फिस्कल डिफिसिट इसी को बोलते हैं। फाइनेंसिंग ऑफ फिस्कल डिफिसिट इसी को बोलते हैं। ठीक हो गया? ये यहां पे भी लिखा हुआ देखो नीचे। उसने बोला जो डेट रिसीट है, अच्छा प्लस वो कैश वाला हो रहा है कि आपकी जेब में जो पैसा पड़ा था, एक तो आपका कुछ बैंक में पड़ा था और एक आपकी कहीं बक्से में निकल आया कुछ पैसा, तो ये वो वाला पैसा जो बक्से में निकल आया, कहीं निकल आया कोने में, जिसका हिसाब नहीं था आपके पास ज्यादा। ठीक है, चलो अगले आ जाओ। अब आता है नेट फिस्कल डिफिसिट। क्या आता है? नेट फिस्कल डिफिसिट। तो जो ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट था, इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा, जो ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट था उसमें से लैंडिंग हटा दो। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता हूं कि भैया जो आपने अभी देखिएगा, जरा इसमें देखिएगा, यहां देखिएगा कि आप कह रहे साहब मैंने इतना कर्जा लिया और अपनी फिस्कल डिफिसिट पूरी कर ली, लेकिन आपने जो है लोगों को कर्जा दे भी रखा है। लोगों को कर्जा, यहां पे ब्लैक बॉक्स बना रहा हूं, यहां पे लोगों को कर्जा दे भी रखा है। तो एक तो दुनिया में बदनामी हो रही है साहब कि आपने 2000 करोड़ ले रखे हैं, लेकिन आप मन में ये शांति बने भैया हमने 500 करोड़ श्रीलंका को दे भी तो रखे हैं। ये वाला, ये जो ब्लैक पार्ट है वो नेट फिस्कल डिफिसिट है। नेट फिस्कल डेफिसिट है। जब आप इस डेट में से इस चीज को माइनस करेंगे, डेट में से ये वाली चीज माइनस करेंगे तो नेट फिस्कल डिफिसिट होगा। क्लियर हुआ? फिस्कल डिफिसिट और नेट फिस्कल डिफिसिट का कॉन्सेप्ट पूरा, यानी कि आप एक तरह नींद नहीं आ रही कि मेरे पास 10 लाख का हाउसिंग लोन है, लेकिन थोड़ी सी नींद आ जा रही है कि भैया 2 लाख मैंने अपने दोस्त को उधार भी तो दे रखे हैं। ठीक है, चलो तो 2 बातें हमारी हो गई पूरी। अब हमारा आया ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट। ये एक एक स्टेप एक नंबर है। ग्रॉस प्राइमरी डिफिसिट, ये वाला सबसे टफ लगता है बच्चों को, हमें नहीं लगता, बच्चों को। क्या है कि जो आपने ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट निकाला था, जो आपने ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट निकाला था उसमें से एक आइटम और माइनस कर दीजिए, दैट इज क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट। इसको भी समझा देता हूं मैं। जो आपका शुरू में फिस्कल डिफिसिट आया था उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दीजिए। देखिए बता देता हूं मैं आपको, ये जो हमारा येलो कलर का था, ये जो हमारा येलो कलर का था उसमें से इंटरेस्ट का पेमेंट हटा दीजिए। और इंटरेस्ट का पेमेंट हमने लिया था, इसको मैं ले रहा हूं ग्रीन कलर में, यहां से एक आइटम लेकर उठाया था।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमने कहा था हम लोग अपने इंटरेस्ट पेमेंट करने में भी खर्चा करते हैं, बोला था नहीं बोला था। अगर मैं इसमें से इस वाले आइटम को माइनस कर दूं तो हमें जो मिलेगा वो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट मिलेगा। अगला क्या है देखिए, नेट प्राइमरी डिफिसिट। तो नेट जैसा कि नाम है नेट, नेट का मतलब कुछ चीज जो होगी इसमें एडजस्टमेंट होगी। क्या बोलेगा कि नेट जो फिस्कल डेफिसिट था उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दिया, और कौन सा वाला, नेट। नेट फिस्कल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट पेमेंट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट को मैं समझा देता हूं कि भैया आप इंटरेस्ट देते हैं एंड रिसीव करते हैं, देते हैं और रिसीव करते हैं। तो जो रिसीव किया इंटरेस्ट है वो माइनस कर लो वो, और जो हमारा फिस्कल का जो नेट वाला पार्ट था वो। तो मैं यहां पे आता हूं, देखिए नेट फिस्कल डिफिसिट पे जाता हूं। पहले किस पे जाता हूं, नेट फिस्कल डिफिसिट क्या था मैंने बताया था, नेट फिस्कल डिफिसिट ये था हमारा कि इसमें से हम ये माइनस करते हैं तो नेट फिस्कल डिफिसिट आता है। इसमें से भी कह रहा है, इसमें से भी कह रहा है कि जो इंटरेस्ट की जो एडजस्टमेंट है, ये दो आइटम, इन दोनों का एडजस्टमेंट, जो आपका नेट फिस्कल डिफिसिट आया था उसमें से ये फिगर एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैंने जो है थ्योरेटिकल तो ये बताया, अब मैं आपको दिखा देता हूं कि इसकी एक्सरसाइज क्या है। चलिए देखो, ये पूरा बजट है, इसमें ये क्या है, रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट है और टोटल रिसीट है। ये एक ब्लॉक है पूरा, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर का ब्लॉक है, नॉन प्लान, प्लान और टोटल एक्सपेंडिचर, ये एक ब्लॉक है। ठीक है, उसके अलावा जो एक्सपेंडिचर हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां बोला उसने कि ये दोनों मिला लो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा मिला, ये दोनों मिला लो तो ये बनेंगे। ठीक, और ये दोनों मिला लो तो ये बनेंगे। और कैपिटल वाले में क्या बोला उसने, कैपिटल वाले में बोला 12 प्लस 15, 12 प्लस 15, 12 वाला और 15 वाला, 12 वाला और 15 वाला। तो इस तरह से आपका जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जो ये स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप लोग कोशिश करिए इसको समझने की। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और इधर रिवेन्यू, ये दोनों रिवेन्यू मिलाकर रिवेन्यू बने हुए हैं, और रेड कलर वाले जो मैंने लिए हुए हैं वो क्या बने हुए हैं, वो आपके कैपिटल बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब और देखिए इसमें, ये तो केवल हमारा जो ये वाला पेज दिखाई दे रहा है, ये तो है हमारा केवल आपका स्लाइड, मतलब डेटा। तो आपका जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन कुछ इसी तरह से आ सकता है, जो क्वेश्चन है आपका वो क्वेश्चन इसी तरह से आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डेटा दिया हो, ये दे दिया हो, मान लिया यहां तक देगा डेटा, आपका जो डेटा देगा वो यहां तक देगा डेटा, यहां तक डेटा देगा। इस डेटा में से आपको ये आंसर करने हैं, इस डेटा में से आपको आंसर करने हैं। क्या आंसर करने हैं, देखिए आपको आंसर करने हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, आपको आंसर करना है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, आपको आंसर करना है फिस्कल डेफिसिट क्या है, आपको आंसर करना है प्राइमरी डिफिसिट क्या है, आपको आंसर करना है नेट प्राइमरी डिफिसिट क्या है, आपको आंसर करना है नेट फिस्कल डिफिसिट क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या किया हुआ देखो, रेवेन्यू डिफिसिट में 17 माइनस 1, बहुत सिंपल सा है, 17 माइनस 1, 17 माइनस 1 क्या है, 17 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या पूछा हुआ है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। इसका जो ये आंसर आया उसमें से 18 नंबर आइटम को आउट कर दिया, और 18 नंबर क्या है, ग्रांट वाला जो है, यानी जो आप ग्रांट के नाम पे खर्चा करते हैं, जो आप ग्रांट के नाम पे खर्चा करते हैं जिससे कैपिटल क्रिएशन होती है, उसको उन्होंने हटा दिया। तो अगर आप कह रहे थे जी हमारा इतना घाटा है, तो आपका घाटा कम दिखाई दिया, क्यों, क्योंकि आप वेलफेयर के लिए काम कर रहे थे। मान लिया आपने 4 लेन सड़क बना दी जम्मू से लेके केरल तक, ऐसा कुछ। फिर उसके बाद फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट में बोला उसने 16 नंबर आइटम, 16 नंबर आइटम इज व्हाट, टोटल एक्सपेंडिचर।
टोटल एक्सपेंडिचर में 156 आइटम को माइनस करिए। 156 कौन कौन से हैं? 156 1 ये है, 5 ये है और 6 ये है। देखिएगा किसको छोड़ दिया, किसको छोड़ दिया? देखिए बोरोविंग को छोड़ दिया, बोरोविंग को छोड़ दिया। और बोरोविंग हमारे लिए फिस्कल डेफिसिट का काम करती है, कई बार बता दिया अगर समझ में आ रही तो। उसके बाद प्राइमरी डिफिसिट क्या है? कह रहा है जो भी फिस्कल डिफिसिट होता है उसमें 11 नंबर पॉइंट हटा दो। कहता है जो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं उसे हटा दो। चलिए, थैंक यू सो मच।